श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र की श्रृंखला में आज नाभस योगों की बात करेंगे। नाभस का अर्थ है नभ में स्थित। नभ में स्थित योग का अर्थ यह है कि वह योग जो कि आप जैसे ही किसी की कुंडली खोलेंगे और कुंडली खोलते ही दिख जाए। इसमें सभी ग्रहों की एक स्पष्ट आकृति बन रही होती है, सभी ग्रहों की एक स्पष्ट स्थिति होती है और उन विभिन्न स्थितियों के कारण, उन आकृतियों के कारण इन सभी योगों को नाभस योग कहते हैं। कुल नाभस योग जो है वह 1800 होते हैं, परंतु 1800 यह जो योग हैं इनको यदि वर्गों में बांटा जाए तो कुल 32 प्रकार के 32 टाइप्स के योग नाभस योग होते हैं। इन 32 प्रकार के नाभस योगों की चर्चा आज हम लोग करेंगे और उसको किस प्रकार से वह कुंडली में दिखती है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यह जो 32 योग हैं इनको भी 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है दल योग। दल का अर्थ है कि सभी ग्रह एक प्रकार का दल बना लेते हैं। शुभ ग्रहों का दल एक है और अशुभ ग्रहों का अर्थात पाप ग्रहों का दल एक है। तो वह जब दल का निर्माण करते हैं, शुभ ग्रह एक स्थिति में आ गए तो एक स्थिति बन गई और अशुभ ग्रह अर्थात पाप ग्रह एक स्थिति में आ गए तो वह दूसरे प्रकार का दल बन गया। तो एक हुआ दल, दूसरा हुआ संख्या। ग्रहों की अपनी एक संख्या है, उसके आधार पर अपना योग बनाते हैं। तीसरा है आश्रय। आश्रय का अर्थ है कि ग्रह विभिन्न प्रकार की राशियों में जाते हैं, स्पेसिफिक राशियों में चले गए तो वह आश्रय की संज्ञा दी गई। और उसके अलावा 20 आकृति योग हैं, 20 प्रकार के आकृति योग हैं। इन सब की चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्लासिफिकेशन है नाभस योगों में वह है दल योग का। दल योग कुल 2 प्रकार के होते हैं। एक है माला योग, जब 3 केंद्र शुभ ग्रहों से भरे हों, अर्थात यह एक नॉर्थ इंडियन कुंडली है तो 3 केंद्र ग्रह लगातार, चाहे 1 4 7, चाहे 4 7 10, चाहे 7 10 1, इस प्रकार से अगर इन केंद्रों में शुभ ग्रह बैठ जाए तो उनको माला योग कहते हैं। माला कैसे बनी? तो आप देखिए कि यहां शुभ ग्रह बैठे, यहां शुभ ग्रह बैठे और यहां शुभ ग्रह बैठे तो यह एक प्रकार की माला के रूप में हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से यह माला बनी तो अगला योग कौन सा है? तो एक कहते हैं कि सर्प योग। सर्प योग कब बनता है? जब 3 केंद्र अशुभ ग्रहों से भर जाएं। 3 केंद्र यदि यहां अशुभ ग्रह बैठे हो तो इसको सर्प योग कहते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा फल नहीं देगा। तो यहां इस प्रकार से, यानी कि 1 4 7, 4 7 10, 10 7 1 और 10 1 4, इस प्रकार से यदि इन केंद्र के भावों में सभी पाप ग्रह बैठ जाएं तो इसको सर्प योग कहते हैं। यह अशुभ योग है। माला योग शुभ योग था और यह एक अशुभ योग है। फिर आश्रय योग। आश्रय में 3 प्रकार के योग हैं। एक है रज्जु, दूसरा है मूसल और तीसरा है नल। तो रज्जु का अर्थ है जब सभी ग्रह चर राशियों में बैठे हों। 1 4 7 10, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि में यदि सभी ग्रह बैठ जाएं, शुभ अशुभ सभी मिल करके, तो उसको कहते हैं रज्जु। रज्जु का अर्थ क्या है? रजस का गुण भरा है, बहुत निर्माणकारी शक्ति व्यक्ति में आ गई। दूसरा है मूसल योग। मूसल योग जब सभी ग्रह अचर राशियों में जाकर के बैठ जाएंगे तो व्यक्ति में दृढ़ निश्चय की शक्ति बढ़ जाएगी और सभी ग्रहों को मूसल योग कहेंगे। यह कब होगा? जब सभी ग्रह, शुभ और अशुभ सभी ग्रह, 7 ग्रह जाकर के अचर राशियों में बैठ जाएं। इसके साथ साथ यदि सभी ग्रह द्विस्वभाव राशियों में बैठे हों तो यह नल योग कहलाता है। इन तीनों योगों को आप शुभ समझें। व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण उत्पन्न होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे कभी करेंगे। इसके साथ साथ 7 जो है संख्या योग होते हैं। संख्या योगों को आप ऐसे समझें कि सभी ग्रह मिलकर के एक ही स्थान में आ गए,
यानी कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह, सातों ग्रह एक ही स्थान में आ गए, तो ये क्या हुआ, यह सभी ग्रहों ने एक ही ग्रह, एक ही भाव में, एक ही राशि में गोल मंडली कर ली, वो गोल बना लिए, तो इसको गोल योग कहते हैं। कब कहते हैं यह गोल योग? जब सभी ग्रह एक ही राशि में आ जाएं। इसके बाद दूसरा योग आता है युगल, युग योग है, उसको युग बोलते हैं, और युग को आप युगल कह लीजिए। युगल का मतलब 2 हो गए, तो यानी ये सभी 7 ग्रह किसी भी 2 भाव में, मान लीजिए 3 यहां बैठ गए और 4 यहां बैठ गए, ये 7 ग्रह किसी भी सिर्फ 2 ही भाव में, 2 ही घरों में बैठे हों, तो इनको युगल कहते हैं। युग की संख्या दी गई है। फिर यदि यह ग्रह, सभी ग्रह शुभ और अशुभ 3 भाव में बैठ जाएं, चाहे इधर ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहां पे बैठे, यहां पे बैठे, यहां पे बैठ गए, किसी भी प्रकार से 3 भाव में यदि बैठे हैं, सभी ग्रहों को मिलाकर के आपने देखा 3 राशियों में बैठे हैं, तो इसको शूल योग कहते हैं। शूल के बाद आता है केदार योग। केदार का अर्थ है कि जब सभी ग्रह 4 भाव में बैठ जाएं, चाहे एक साथ बैठे चाहे अलग अलग बैठे, उसका कोई संदर्भ नहीं है, मगर ये कि सभी ग्रह मिलाकर के 4 भाव में या 4 राशियों में बैठे हो, तो इसको केदार योग कहते हैं। फिर इसके बाद पाश योग आता है। पाश योग का अर्थ है कि जब सभी ग्रह 5 घरों में, 5 राशियों में जाके बैठ जाएंगे, तो इसे पाश योग कहते हैं। और फिर दाम योग, जब सभी ग्रह जाकर के 6 राशियों में बैठ जाएं, 6 भाव में बैठ जाएं, तो उसे दाम योग कहते हैं। और सबसे सुंदर संख्या योग होता है वीणा योग, जब कि सभी ग्रह 7 घरों में यानी 7 राशियों में जाकर के बैठ जाएं, चाहे कहीं भी बैठ जाएं, तो आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद यहां पे मान लीजिए 7। तो अगर 7 घरों में सभी 7 राशियों में सभी ग्रह बैठ जाए अलग अलग, मतलब हर राशि में एक ग्रह अकेले बैठा हुआ है, तो ये वीणा योग कहलाता है। जिस तरीके से वीणा में 7 तार होते हैं और वह तार जो है अलग अलग संगीत की ध्वनि बज देते हैं, उसी प्रकार से सभी ग्रह अलग अलग स्थानों में बैठ करके अपनी ध्वनि, अपने गुण धर्म को व्यक्ति के अंदर प्रकट कर रहे हैं। इसलिए वीणा योग सबसे अच्छा है इन संख्या योगों में। उसके बाद जो अगला योग आता है वो आकृति योग आता है। आकृति योग कुल 20 प्रकार के हैं। इन 20 प्रकार के योगों को समझेंगे तो जब समीपस्थ 2 केंद्र में सभी ग्रह हों, समीपस्थ 2 केंद्र में सभी ग्रह हों, अर्थात गदा योग तब बनेगा जब सभी ग्रह इस केंद्र में और इस केंद्र में हो जाए, या इस केंद्र में और इस केंद्र में हो जाए, या इस केंद्र में और इस केंद्र में हो जाए, तो यह गदा योग होता है। गदा योग, गदा आप पकड़ेंगे तो एक तरफ आप पकड़ते हैं, दूसरी तरफ उसका मोटा वाला हिस्सा होता है, इसलिए आपने समझिए कि आपने गदा यहां पर ऐसे पकड़ा और यहां पर इस प्रकार से गदा बन गई। तो यह गदा योग एक प्रकार की आकृति बनी और इस आकृति में जो है सभी ग्रह आ गए। आप ये नहीं कहेंगे कि शुभ और अशुभ, सबको मिला करके सभी केंद्र में आ गए ग्रह, तो गदा योग बनेगा। और गदा योग शुभ योग होता है, इसमें व्यक्ति के जीवन में शुभ फल मिलते हैं। फिर है सकट योग। सकट योग का अर्थ है कि जब सभी ग्रह एक साथ में बैठ गए, मतलब सभी ग्रह यहां बैठे हो और यहां बैठे हो। किसी किसी कुंडली आप देखेंगे सभी ग्रह एक से एक और साथ में बैठ जाए, तो इसको सकट कहते हैं। सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में आप देखते होंगे कि बैल आगे चलता है और बैलगाड़ी में पीछे सामान रखा रहता है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर बैल चल रहा है और यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो ये सकट योग हो गया एक प्रकार से। और ये सकट योग भी शुभ होता है जब 1 और 7 भाव में सभी ग्रह बैठ जाएं तब। उसके बाद है विहग योग। विहग योग का अर्थ है जब सभी ग्रह 4 और 10 भाव में बैठे हों, यानी कि चौथे भाव और 10वें भाव, इनमें सभी ग्रह यदि बैठ जाएं। अब आप यहां नहीं, ये ना देखा, विहग योग हो गया यहां और यहां। विहग का अर्थ होता है पक्षी। तो पक्षी क्या करता है, दिन भर आसमान में उड़ता है और शाम को घर पे आ जाता है। तो ये 10वें भाव में वो दिन भर आसमान में उड़ा और फिर बाद में घर पे आ गया, तो इसको विहग योग कह रहे हैं, यानी ये पक्षी के प्रकार का योग हो गया। तो ये विहग योग का अर्थ हो गया जब चौथे और 10वें भाव में हो। यह एक प्रकार का बहुत शुभ नहीं है, सामान्य है,
ऐसा समझें। फिर है एक श्रृंगाष्टक योग, ये बहुत शुभ योग है। श्रृंगाष्टक योग में क्या होता है? श्रृंगाष्टक में यदि सभी ग्रह 1, 5, 9 राशियों में बैठ जाएं, यानी लग्न से आपको देखना है, लग्न से सभी ग्रह 1, 5 और 9 में बैठ जाए तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। इसमें लक्ष्मी की बहुत ही आशीर्वाद रहती है व्यक्ति के जीवन में, तो ये श्रृंगाटक योग बहुत ही उत्तम योग है। फिर है हल योग। हल योग में जो है सभी ग्रह 1, 5 और 9 के अतिरिक्त किसी भी त्रिकोण में चले जाएं। जैसे कि आपने देखा यह त्रिकोण तो हो गया 1, 5, 9 का, इसके अतिरिक्त भी त्रिकोण है। तो कौन सा त्रिकोण है? तो 2, 10 और 6, तीसरा है 3, 7 और 11 और चौथा है 12, 4 और 8। अगर इस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं तो इसको हल योग कहते हैं, और हल योग बहुत सुंदर नहीं होता है। यह कब होगा? जब सभी ग्रह बाकी के 3 क्षेत्रों में जाकर के बैठ जाएं। लग्न से 1, 5, 9 में ना बैठ करके बाकी अन्य 3 जो है त्रिकोणों में बैठ जाए, अर्थात 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 12, 4, 8। यदि इन भावों में अलग अलग, मतलब जब 2 में मिल रहा है तो 6 में भी मिल रहा है और 10 में भी मिल रहा है, जब 3 में मिल रहा है तो 7 में मिल रहा है और 11 में मिल रहा है, बाकी और सभी ग्रह क्षेत्र खाली हैं। और यदि 12 में मिल रहा है तो फिर 4 में भी मिल रहा है और 8 में मिल रहा है, बाकी सब खाली है। ऐसे में इसको हल योग कहते हैं। ये हल योग बहुत शुभ नहीं होता है। अगला जो नाभस योग है वह इस प्रकार से है कि जब 1 और 7 यानी कि प्रथम भाव यानी लग्न में और सप्तम भाव, इन दोनों भावों में सभी शुभ ग्रह बैठे हों, सभी शुभ ग्रह 1 और 7 में बैठते हों और सभी पाप ग्रह चौथे भाव और दसम भाव में बैठते हों, तो इसको वज्र योग कहते हैं। वज्र यानी बहुत शक्तिशाली, और यह व्यक्ति को बहुत ही शक्ति देगा। साथ साथ अगला योग जो आता है वो यव योग आता है। यव योग तब है जब 1 और 7 में यानी लग्न में और सप्तम में पाप ग्रह बैठते हों और शुभ ग्रह जाकर के बैठ जाते हो चौथे भाव और दसम भाव में। यानी यहां पर तो शुभ बैठ गए और लग्न से सप्तम में जाकर के सब पाप ग्रह बैठ गए, तो इसको यव योग कहते हैं। इसके बाद जो है कमल योग। कमल योग तब होगा जब सभी ग्रह चारों केंद्रों में, यानी कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों केंद्रों में यदि सभी ग्रह जाके बैठ जाएं तो इसको कमल योग कहते हैं। बहुत शुभ योग है। इसके बाद है वापी योग। वापी योग का अर्थ हो गया कि केंद्र में तो कोई ना बैठे, अब सभी ग्रह अन्य गृहों में, अन्य भावों में जाके बैठ जाएं, यानी कि 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, 8 में, 9 में और 11 में और 12 में। इन भावों में यदि सभी ग्रह बैठे हो और केंद्र में कोई ना बैठा हो, यानी कमल योग के बिल्कुल विपरीत बन जाए, तो इसको वापी योग कहते हैं। केंद्र के अतिरिक्त सभी ग्रह बैठे हों तब। फिर एक है यूप योग। यूप योग में जब सभी ग्रह 1, 2, 3, 4 में बैठ जाए, यानी कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन 4 भावों में यदि ग्रह बैठ गए तो इसको यूप योग कहते हैं। शुभ योग है। फिर 4, 5, 6, 7 यानी कि 4, 5, 6, 7 इन भावों में यदि सभी ग्रह बैठ जाएं तो इसको जो है शर योग कहते हैं। शर योग बहुत शुभ नहीं है। फिर है शक्ति योग। यह है 7, 8, 9, 10 इन 4 भावों में हो जाए तो इसको शक्ति योग कहते हैं। और फिर है दंड योग। दंड योग का है 10, 11, 12 और 1 इन 4 भावों में यदि बैठ जाए तो इनको दंड योग कहते हैं। इसके बाद एक आता है नौका योग। नौका योग जैसे नाव होती है, ठीक उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन भावों में यदि 1 से लेकर के 7 तक के बीच में यदि सभी ग्रह बैठे हों तो इसको नौका योग कहते हैं। और यदि सभी ग्रह 4 से लेकर के 10 के बीच में, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन भावों में यदि सभी ग्रह आकर के बैठते हों तो इसको कहते हैं कूट योग। फिर आता है छत्र योग। छत्र योग आता है जब 7 से 1 में, यानी कि सप्तम भाव से लेकर के, तो यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 इन भावों में उदित गोलार्ध में, जिसको आप कह रहे हैं, इस उदित गोलार्ध में यदि सभी ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को छत्र योग कहा जाता है। बहुत ही
अच्छा योग होता है। आप ये समझिए कि बड़े फास्ट लर्नर होते हैं, ये लाइफ में बड़ी तेजी से चीजों को सीख रहे होते हैं। और फिर आता है चाप योग। चाप योग का अर्थ है कि जब दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, लग्न, प्रथम लग्न, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, यानी कि इस प्रकार से इन भावों में ग्रह बैठे हों तो फिर यह चाप योग होता है। उसके बाद आता है अर्धचंद्र योग। अर्धचंद्र का अर्थ है कि केंद्र के अतिरिक्त दूसरे से शुरू किया और 8वें तक गए, या तीसरे से शुरू किया 9वें तक चले गए। अर्धचंद्र ऐसे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन भावों में, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन भावों में, या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, या छठे से शुरू किया तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से अर्धचंद्र बनाना। यह अर्धचंद्र एक प्रकार का शुभ योग होता है। 7 भाव में यह ग्रह बैठ गए तो यह शुभ फल देते हैं। इसके बाद आता है चक्र योग। चक्र योग आता है कि जब सभी ग्रह विषम राशियों में, विषम भाव में बैठे हों। विषम भाव में मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन भावों में यदि सभी ग्रह बैठ जाए तो इसको चक्र योग कहते हैं, बड़ा शुभ योग होता है। इसके अलावा एक योग आता है समुद्र योग, उसको कहते हैं जब सभी ग्रह सम भाव में बैठ जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यदि ग्रह इन विषम भाव में बैठ जाए तो चक्र, और इन सम भाव में बैठ जाए तो समुद्र योग होता है। और हमने आपको यह ग्रह किस प्रकार से शुभ है और अशुभ है इसका भी बता दिया, ज्ञान दिया। परंतु इन ग्रहों का एक स्पष्ट फलित भी है, और यह फलित जो है इसकी बात हम किसी अगले वीडियो में बना करके दे देंगे। परंतु जो नाभस योग है वह मैंने सभी नाभस योगों को एक ही वीडियो में आपको बना के दे दिया, ताकि मेरे इस एक वीडियो को आप यदि देखे रहेंगे तो आप कभी भी नाभस योग किसी कुंडली में देखेंगे तो आपको तुरंत यहां से आप मैच कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे मैं इन नाभस योगों का भी प्रकटीकरण करूंगा। इसके अलावा मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र के महत्वपूर्ण अध्यायों का आपके समक्ष वीडियो लेकर के आ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।